हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे थे। वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था और इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्लास के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। हमारे वेबसाइट का लिंक और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपके क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस अवेलेबल है। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस वर्कशीट में इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसके बारे में हमने वर्कशीट 1 को सॉल्व करते हुए भी थोड़ा सा देखा था। इनवर्स वेरिएशन में भी दो क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है और इस केस में अगर हम लोग पहले क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो दूसरे क्वांटिटी में हमें डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हम लोग पहले क्वांटिटी को ही डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर इसके डेफिनेशन में भी बताया गया है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे that there is increase in one causes corresponding decrease in other and vice versa। मतलब एक को इंक्रीज करने पर हमें दूसरे में डिक्रीज देखने को मिलता है, दूसरे में कमी देखने को मिलता है, और इसका वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है। देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन को ही हम लोग इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं एक कार है जो कि रोड पर चल रही है और उसका स्पीड हमें पता है और वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लेती है वो भी हमें पता है। अगर हम लोग इन दोनों डेटा को यूज़ करके एक टेबल बना ले तो इस टेबल से हमें पता चलेगा कि ये कंडीशन इनवर्स वेरिएशन का है। कैसे? यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप कार के स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम अपने आप घट जाएगा, कार बहुत कम समय में डिस्टेंस को कवर कर लेगी। अगर आप कार के स्पीड को कम कर देते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब कार को ज़्यादा समय लगेगा एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। और इनवर्स वेरिएशन में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको इनवर्स वेरिएशन का केस बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। पहले कार का स्पीड था 30, उसके बाद 40 कर दिया गया, उसके बाद 60 कर दिया गया, उसके बाद 90 कर दिया कार का स्पीड। इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते कार का स्पीड बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप देखिए उसके द्वारा लिया गया समय घट रहा है। पहले 12 घंटा लगता था, अब 9 घंटा लग रहा है, फिर 6 घंटा लग रहा है, अब 4 ही घंटा लग रहा है जब कार 90 की स्पीड में चल रही है। जब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में दोनों पैरामीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब इतना बटे इतना इक्वल रहता है इतना बटे इतना के, इक्वल रहता है इतना बटे इतना के, इक्वल रहता है इतना बटे इतना के। लेकिन यहाँ पर इनका और इनका रेशियो सेम नहीं रहेगा। ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक कंडीशन बनता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आपको दिखेगा। इसको और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 360 आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 360 आएगा और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 360 ही आएगा। इससे हमें पता चलता है कि इन्वर्स वेरिएशन के केस में दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसी को यूज़ करके हम लोग इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए वर्कशीट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इन द फॉलोइंग टेबल्स A एंड B वेरी इन्वर्सली। दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्स वेरिएशन के रिलेशनशिप में है। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमें इन मिसिंग वैल्यूज़ को बताना है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर कौन सा नंबर भराएगा वही हमें पता करके बताना है। अब आपको पता है कि इन्वर्स वेरिएशन के केस में दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए और उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर हम लोग 7 × 8 करेंगे, 7 × 8 करेंगे तो आएगा 56,
मतलब हर जगह 56 ही होना चाहिए। अब आप सोच के बताइए कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर 56 आएगा उसी नंबर को हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं। इसको पता करने के लिए आप 56 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि 14 वो नंबर है, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है। तो यहाँ पर आपको 14 भरना पड़ेगा। उसी तरह आपको पता करना पड़ेगा कि 28 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 56 आ जाए। 28 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 56 आ जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 भरना पड़ेगा। सेकेंड टेबल में यहाँ पर हमें ए का वैल्यू भी पता है और बी का वैल्यू भी पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर वही नंबर भरना है ताकि प्रोडक्ट उतना ही आ जाए। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमें करना पड़ेगा 2.5 × 8, आंसर आ जाएगा 20। अब आपको ध्यान रखना है कि हर जगह प्रोडक्ट 20 ही आना चाहिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 आ जाए? इजी है बहुत। अगर हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 आ जाता है। 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 आ जाए? तो इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हमें 20 में डिवाइड करना पड़ेगा 0.5 से। ये पॉइंट हटा, ऊपर में एक 0 आया, 5 1 जा 5, 5 से 40 टाइम्स में कट गया, मतलब 40 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 20 आ सकता है। तो यहाँ पर हमें 40 फिल करना पड़ेगा। तीसरे टेबल में यहाँ पर हमें ए और बी दोनों का वैल्यू पता है, तो प्रोडक्ट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 10 × 6, मतलब 60 आना चाहिए हर जगह पे। अब देखिए यहाँ पर 15 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आएगा? तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 भर देते हैं। 12 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 60 आ जाए? तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 होता है, इसीलिए। फाइनली हमने तीनों टेबल को फिल करके कंप्लीट कर लिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पर भी हमें ला देना है, यहाँ पर भी हमें ला देना है। उतना लाने के लिए जो भी नंबर हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा उसको हम लोग फिल करेंगे। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में कीजिएगा, 100% करेक्ट आंसर आपका निकलेगा और एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को हम लोग एक ही तरह से सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट लिखने का तरीका भी सेम होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझिए। इसको पूरा डिटेल में हम समझाएंगे, कोई भी डाउट हम नहीं रहने देंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक साइंस टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट्स को, कि आप लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो पॉल्यूशन पर। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर 10 स्टूडेंट्स एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा अगर इस प्रोजेक्ट को 2 ही दिन में कंप्लीट करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि x स्टूडेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा अगर इस प्रोजेक्ट को 2 ही दिन में कंप्लीट करना है। तो अब हमें टेबल बनाना है, जैसे वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करते हुए हम लोग टेबल बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें टेबल बनाना है। हम लोग दोनों पैरामीटर को पकड़ेंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में, और टाइम दिया गया है कि कितना समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर 10 बच्चे हैं तो 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर 2 ही दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो कितने बच्चों का ज़रूरत पड़ेगा वही हमें यहाँ पर पता करके बताना है। ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर x लिख दिए। अब देखिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन है कि इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन है। दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक ही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन वाले को सॉल्व करने का अलग तरीका है और इन्वर्स वेरिएशन वाले को सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन है या डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन है। यहाँ तो इन्वर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन एग्जाम में तो आपको नहीं बताया जाएगा ना, इसीलिए इसको पता लगाना आप अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा देते हैं तो प्रोजेक्ट बनने में टाइम जो होगा वो घट जाएगा, कम समय में प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन आप अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को घटा देते हैं तो प्रोजेक्ट बनने में जो समय लगने वाला था वो बढ़ जाएगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है और एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है। ऐसा कंडीशन कब होता है? जब इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो इससे हमें पता चल गया दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। अब हमें इन्वर्स वेरिएशन के तरह ही आगे सॉल्व करना है। अब आप याद कीजिए कि इन्वर्स वेरिएशन के केस में जो टेबल होता है उसमें दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब इन दोनों को गुना करने पर जितना आता है उतना ही इन दोनों को गुना करने पर आना चाहिए। अब इसको तो आप मुंह से भी बना सकते हैं, पेन पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 10 3 जा 30 होता है, मतलब यहाँ भी 30 आना चाहिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 30 आ जाए?
तो 2 को 15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू 15। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर आया भी है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका जिसको यूज़ करके आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको स्टेटमेंट के साथ ऐसे बनाना पड़ेगा। x का वैल्यू पता करने के लिए हमें लिखना होगा x इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 3। x को हम लोग सबसे पहले इसीलिए लिखेंगे ताकि कम से कम स्टेप में हमें हमारा आंसर मिल जाए। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, x इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 3, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब x का वैल्यू पता करने के लिए ये इंटू 2 जो है इसको उस पार भेजेंगे तो डिवाइड 2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, 10 3 जा 30 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 हमें मिल गया। अब आते हैं फाइनल स्टेटमेंट पर। हमें लिखना पड़ेगा हेंस 15 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर हमें 2 ही दिन में उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर देना है तो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया, और स्टेटमेंट लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें बताया गया है कि एक बस जो है ना वो चल रही है और उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से चलते हुए बस एक जर्नी को 4.5 घंटे में कंप्लीट कर लेती है, 4.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। अब हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा अगर उसको रिटर्न जर्नी कंप्लीट करना है, मतलब वापस आना है, और वापस आते समय अगर वो अपना स्पीड बढ़ा लेती है, बस अपना स्पीड बढ़ा लेती है, और बस अपना स्पीड बढ़ाकर कितना कर लेती है, 45 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे गई, अब उसको वापस आना है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ज़्यादा स्पीड से वापस आ रही है तो कम समय लगेगा। पहले 4.5 आवर लगा था, अब इससे कम लगेगा डेफिनेटली। देखिए आंसर में आया है 4 आवर, इससे कम आंसर आया है। ऐसे लॉजिक लगाकर आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब देखिए हमें यही चीज़ पता करना है कि कितना समय लगेगा अगर स्पीड बढ़ाकर बस वापस लौटती है तो चलिए लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट द रिटर्न जर्नी विल टेक x आवर्स। मान लेते हैं कि रिटर्न जर्नी में कितना समय लगेगा, x घंटा लगेगा। अब हमें टेबल बना लेना है दोनों पैरामीटर के साथ। हमें टाइम दिया गया है और बस का स्पीड दिया गया है। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि अगर बस 40 की स्पीड से चलती है तो उसको 4.5 आवर लगता है। अगर बस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना आवर लगेगा, यही हमें पता करना है। तो इसलिए यहाँ पर x लिख दिए है। अब सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। उसके लिए हमें दोनों के पास जाना पड़ेगा, इन दोनों के पास। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम घट जाएगा, टाइम कम लगेगा जर्नी में। अगर आप स्पीड को घटा देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। इससे हमें पता चला कि एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है और दूसरे को घटाने से पहला बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। यहाँ पर हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के लिए करते आ रहे हैं। हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको हम लोग इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, क्योंकि हर केस में प्रोडक्ट इक्वल होता है अगर इन्वर्स वेरिएशन का केस हो तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 45 इक्वल टू इतना इंटू इतना। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 4.5 को लिख सकते हैं 9/2, 4 2 जा 8 प्लस 1 हो जाएगा तो 9, और नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा, तो 9/2 हो गया। और इधर 40 है तो यहाँ पर 40 लिख दिए। इधर x के साथ ना, यहाँ पर x के साथ 45 था मल्टीप्लाई में, इस 45 को उस पार भेजेंगे तो डिवाइड 45 हो जाएगा, बस इसीलिए यहाँ पर 45 आ गया है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं हेंस द रिटर्न जर्नी विल टेक 4 आवर्स। वापस आने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा। यही चीज़ हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दिशा साइकिल से अपने स्कूल जाती है और उसका एवरेज स्पीड रहता है 12 किलोमीटर पर आवर, और इसमें उसको 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ पर अब पूछा गया है कि अगर वो चाहती है कि स्कूल सिर्फ 15 मिनट में ही किसी तरह पहुँच जाए तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए पहले 20 मिनट लगता था, अब उसको स्कूल 15 मिनट में ही पहुँचना है, तो इसी स्पीड में जाने से तो नहीं होगा। इसका मतलब सीधा है कि स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा। आंसर जो भी आएगा वो आंसर 12 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर देखिए ज़्यादा आया भी है, 16 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है। अब चलिए इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि उसका एवरेज स्पीड x होना चाहिए, x किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अब हमें टेबल बना लेना है। हमें 2 चीज़ दिया गया है, स्पीड दिया गया और टाइम दिया गया है। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको 20 मिनट लगता है।
अगर उसको 15 मिनट में पहुंचना है तो कितना स्पीड से चलेगी यही हमें पता करना है, इसलिए यहाँ पर x लिख दिया है। ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब हमें देखना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है या डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखिए। अगर स्पीड को हम लोग बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा, अगर हम लोग स्पीड को घटा दें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है, और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है। इससे हम लोग को पता चल गया कि दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 15 इक्वल टू 12 इंटू 20। बस वही चीज़ यहाँ पर किए हैं। अब x का वैल्यू पता करने के लिए 15 को उस पार भेजना पड़ेगा, डिवाइड बाय 15 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग आसानी से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 से भी कट सकता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 4 जा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे हेंस हर एवरेज स्पीड शुड बी 16 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कितना होना चाहिए, 16 का स्पीड होना चाहिए, तभी वो 15 मिनट में ही स्कूल पहुंच पाएगी। जब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझाते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 62% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं, और ये देखकर सच में यार मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि 15 आदमी किसी रोड को रिपेयर करते हैं तो उनको 24 दिन का समय लगता है। अब हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा अगर 9 आदमी उसी रोड को रिपेयर करते हैं तो। अब एक तेज बच्चा कमेंट में आकर लिखेगा कि सर जब 15 आदमी उस रोड को बना ही दिए 24 दिन में, तो फिर 9 आदमी उसी रोड को दोबारा क्यों बनाएंगे, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि अगर उस रोड को 9 आदमी बनाएंगे तो उनको x दिन का समय लगेगा रिपेयर करने में। अब इसी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, बट इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन है या डायरेक्ट वेरिएशन का कंडीशन है। तो टेबल में दोनों पैरामीटर हमें लिखने हैं। क्या क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है नंबर ऑफ मैन और डेज़, कितना समय लगता है उनको रोड बनाने में। अगर 15 आदमी है तो उनको 24 दिन का समय लगता है, 9 आदमी होगा तो कितने दिन का समय लगेगा, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है। अब हमें लिखना है दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। ये भी इन्वर्स वेरिएशन का ही केस है, क्योंकि अगर हम लोग नंबर ऑफ मेन को बढ़ाते हैं तो कम समय लगेगा, डेज़ की संख्या घट जाएगी, और अगर हम लोग नंबर ऑफ मेन को घटा देते हैं तो डेज़ की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अब हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट को इसके प्रोडक्ट से इक्वल करेंगे, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहता है। हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 9 इक्वल टू 24 इंटू 15, बस वही लिखे हैं। अब x का वैल्यू पता करने के लिए 9 को उस पार भेज देंगे तो डिवाइड बाई 9 हो जाएगा इस साइड, और 24 इंटू 15 डिवाइड बाई 9 को सॉल्व करने पर हमें 40 मिलेगा। मतलब अगर 9 आदमी उस काम को करते हैं, उस रोड को रिपेयर करने के लिए लगते हैं, तो उनको 40 डेज़ का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है कि 30 बकरियां किसी खेत को 15 दिन में चर जाती है, वहाँ जितना घास है चर कर ख़त्म कर देती है। फिर हमसे पूछा गया है कि कितनी बकरियों की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसी खेत के घास को 10 दिन में ही ख़त्म कर देना है। तो 15 दिन नहीं, अब 10 दिन में ही ख़त्म कर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 बकरी से तो होगा नहीं, ज़्यादा बकरियों का ज़रूरत पड़ेगा। आंसर जो भी आएगा 30 से ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं x बकरियां होंगी, जिसको यूज़ करके हम लोग 10 दिन में ही खेत को खाली करवा सकते हैं, पूरा चरवा सकते हैं। अब इसी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों पैरामीटर लिखेंगे, नंबर ऑफ गोट और कितना समय लगता है उसको चरने में। अगर 30 बकरियाँ हैं तो 15 दिन में चरकर ख़त्म कर सकती है। अगर हमें 10 दिन में ही चरकर ख़त्म करवा देना है तो कितनी बकरियां लगेंगी, x बकरियां। इसी x का वैल्यू हमें चाहिए। अब इस x का वैल्यू पता तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो अब देखिए पता करते हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ गोट को बढ़ा देते हैं तो कम समय लगेगा, जल्दी ही चरकर ख़त्म कर देंगी बकरियाँ। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ गोट को घटा देते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा खेत को चरने में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बढ़ने से ये घट रहा है और इसको घटाते हैं तो ये बढ़ जा रहा है। इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अच्छे से हमें पता चल गया। अब हम लोग x का वैल्यू को पता करने के लिए क्या करेंगे, x इंटू 10 इक्वल टू 30 इंटू 15, x इंटू 10 इक्वल टू 30 इंटू 15।
एक्स का वैल्यू पता करने के लिए 10 को उस पार भेजेंगे, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 45 आंसर आएगा। तो हमें लिख देना है हेंस 45 गोट विल ग्रेज द फील्ड इन 10 डेज। 45 बकरियां लगेंगी अगर उस खेत को 10 दिन में चरकर ख़त्म करवा देना है तो। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन के एंड में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास कुछ वर्क फोर्स है, मतलब उसके पास कुछ लोग हैं, और कितने लोग हैं 420 लोग उसके पास हैं, और उसको एक काम कंप्लीट करवाना है, एक कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है एक बिल्डिंग में, और उसके लिए उसको 9 महीने का समय दिया गया है। अब कंडीशन चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, उसको ऑनर रिक्वेस्ट करता है, ऑनर मतलब मालिक उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि आप किसी तरह इस काम को 7 महीने में ही कंप्लीट कर दीजिए। अब हमसे पूछा गया है कि कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा अगर उसको इस काम को जल्दी कंप्लीट करना है। 9 महीने के बदले उसको 7 महीने में ही अगर कंप्लीट करना है तो कितने और लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। इस वर्ड को ध्यान से समझिए, एक्स्ट्रा मेन हमसे पूछा गया है। टोटल कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा 7 महीने में काम ख़त्म करने के लिए, ये हमसे नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि और कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। 420 लोग ऑलरेडी इसके पास हैं, इसमें और कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा, यही हमसे पूछा गया है। तो ये डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि टोटल कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि टोटल x लोगों का ज़रूरत पड़ेगा अगर उस काम को 7 महीने में ही कंप्लीट कर देना है तो। अब हम लोग टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ़ मेन और टाइम का। अगर 420 लोग हैं तो 9 महीने में काम ख़त्म होता है, तो 7 महीने में काम ख़त्म करने के लिए x लोग चाहिए। इसी x का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। ध्यान से देखिए, अगर आप नंबर ऑफ़ मेन को बढ़ा देते हैं तो समय कम लगेगा, अगर आप नंबर ऑफ़ मेन को घटा देते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पता चल गया कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, तो लिख देंगे दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। अब x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग x इंटू 7 इक्वल टू 420 इंटू 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, x इंटू 7 इक्वल टू 420 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए 7 को उधर भेजना पड़ेगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 540 आएगा, मतलब 540 लोगों का जरूरत पड़ेगा। x का वैल्यू कितना आया 540 लोगों का ज़रूरत पड़ेगा अगर इस काम को 7 महीने में ही कंप्लीट करना है। लेकिन हमसे यहाँ पर एक्स्ट्रा लोगों की संख्या पूछी गई थी, तो एक्स्ट्रा मेन हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल जितना ज़रूरत पड़ेगा और जितना थे, टोटल में से जितना थे उसको घटा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना का ज़रूरत पड़ेगा वो हमें पता चल जाएगा। 540 का ज़रूरत है 7 महीने में काम ख़त्म करने के लिए, 420 ऑलरेडी हैं, तो कितना और चाहिए 120 लोग और चाहिए। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अगर आप इतना ही लाकर छोड़ देते तो आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट होता और इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि उदय एक बुक को फिनिश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है 25 डेज़ में अगर वो उस बुक का 18 पेज डेली पढ़ता है तो। अब हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा उस बुक को ख़त्म करने में अगर वो सिर्फ 15 पेज ही पर डे पढ़ रहा है तो। पहले देखिए 18 पेज पढ़ रहा था डेली, लेकिन अब 15 पेज ही डेली पढ़ पा रहा है, इसका मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा। जो भी आंसर आएगा 25 से ज़्यादा आएगा। एग्जैक्टली कितना दिन लगेगा उसको पता करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि उदय को x डेज लगेगा अगर वो 15 पेज पर डे पढ़ता है तो। अब हमें दोनों पैरामीटर लिखने हैं, पेज पर डे कितना पेज डेली पढ़ता है और उसको कितना समय लगता है बुक को ख़त्म करने में। अगर वो 18 पेज डेली पढ़ता है तो 25 दिन में बुक ख़त्म होता है। अगर वो 15 पेज ही डेली पढ़ेगा तो कितने दिन में बुक ख़त्म होगा, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है, इसी का वैल्यू हमें बताना है। इसको पता करने के लिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर पेज पर डे बढ़ा देता है, ज़्यादा पेज डेली पढ़ने लगता है तो उसको कम समय लगेगा। अगर कम पेज डेली पढ़ता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बढ़ाने से ये घट जाता है और इसको घटाने से ये बढ़ जाता है, मतलब फिक्स है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का ही केस है। अब हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 15 इक्वल टू 25 इंटू 18।
x इंटू 15 इक्वल टू 25 इंटू 18, और x का वैल्यू पता करने के लिए 15 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 30 आंसर आ जाएगा। ये सब कैंसिल आउट होगा, देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 आ जाता है। तो 30 आंसर आ गया। तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे हेंस उदय विल टेक 30 डेज एट 15 पेज पर डे। अगर 15 पेज पर डे पढ़ता है तो उसको 30 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन 9 में हमसे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार के पास इतना पैसा है कि वो 40 बुक्स खरीद सकता है और हर बुक का दाम है 125 रुपीज़। अब हमसे पूछा गया है कि वो कितना बुक्स खरीद पाएगा अगर उसको हर बुक पर 25 रुपया का डिस्काउंट दे दिया जाता है। मतलब अगर उसको हर बुक 25 रुपया कम में दे दिया जाता है तो कितना बुक खरीद पाएगा, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो मान लेते हैं कि वो x बुक्स खरीद पाएगा अगर उसको 25 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो अब हमें टेबल बना देना है दोनों पैरामीटर के साथ। हमें नंबर ऑफ बुक्स दिया गया है और कॉस्ट दिया गया है उसका। अगर वो 125 रुपया करके बुक खरीदता है तो 40 बुक वो खरीद पाएगा। अगर उसको 25 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है तो वो 100 रुपया में ही बुक को खरीद पाएगा। 25 डिस्काउंट के बाद 25 रुपया दाम कम हो जाएगा। तो अगर वो 100 रुपीज़ करके बुक खरीदता है तो वो कितना बुक खरीद पाएगा, यही हमें बताना है, यही अननोन है। अब इसको बताने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। इसके लिए हमें इन दोनों के पास जाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, बुक का दाम बढ़ा देते हैं तो कम बुक आप खरीद पाएंगे। अगर आप बुक का दाम को घटा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक आप खरीद पाएंगे। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है और इसके घटने से दूसरा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अब x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक हम लोग करते हैं। हम लोग लिखेंगे x इंटू 100 इक्वल टू 40 इंटू 125। वही चीज़ यहाँ पर लिखें और x का वैल्यू पता करने के लिए इस 100 को उधर भेजेंगे, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 25 रुपया दाम कम कर दिया जाए बुक का तो वो कितना बुक खरीद पाएगा, 50 बुक्स खरीद पाएगा। तो स्टेटमेंट में हमें लिखना पड़ेगा हेंस ही कैन बाय 50 बुक्स विथ 25 रुपीज़ डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि अगर 6 पंप एक साथ काम करते हैं तो उनको एक टैंक को खाली करने में 28 मिनट का समय लगता है। अब हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा अगर 6 की जगह सिर्फ 4 ही पंप एक साथ काम करे उस टैंक को खाली करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 6 पंप था, अब 4 ही पंप है तो पहले से ज़्यादा समय लगेगा। 28 मिनट में नहीं होने वाला है। अकेला 4 पंप बेचारा कितना काम करेगा। अब एग्जैक्टली कितना समय लगेगा उसको पता करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 4 पंप को x मिनट का समय लगेगा उस टैंक को खाली करने में। अब हमें टेबल बना देना है छोटा सा, दोनों पैरामीटर को यूज़ करके। हमें क्या क्या पता है, नंबर ऑफ पंप्स हमें पता है और वो कितना समय लेता है टैंक को खाली करने में वो हमें पता है। अगर 6 पंप एक साथ काम करता है तो 28 मिनट का समय लगता है। अगर 4 ही पंप एक साथ काम करेगा तो कितना समय लगेगा, यही चीज़ हमें पता करना है। नहीं पता है इसलिए x यहाँ पर लिखे हैं। अब इस x का वैल्यू तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम लोग कन्फर्म होंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। ये पता करने के लिए हम लोग इन दोनों के पास जाएंगे। अगर आप पंप को बढ़ा देते हैं तो कितना समय लगेगा, पंप बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा। अगर आप पंप को घटा देते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इसको बढ़ाने से ये घट जा रहा है और इसको घटाने से ये बढ़ जा रहा है, मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अब इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं x इंटू 4 इक्वल टू 28 इंटू 6। वही चीज़ यहाँ पर किए हैं। अब हमें x का वैल्यू पता करने के लिए सिंपली 4 को उस साइड भेज देना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 42 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 42 मिनट्स लगेगा अगर सिर्फ 4 ही पंप एक साथ काम करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा हेंस 4 पंप्स विल टेक 42 मिनट्स। 4 पंप एक साथ काम करेंगे तो 42 मिनट लगेगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि एक ट्रेन मूव कर रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है 4.8 आवर्स में। अब हमसे पूछा गया है
कि उसका स्पीड क्या होना चाहिए अगर उसको वही डिस्टेंस 3 ही घंटे में कवर कर लेना है। तो अब देखिए, पहले उसी डिस्टेंस को 4.8 आवर्स में कवर कर रही थी ट्रेन, जब इतना स्पीड से चल रही थी। तो अब उसको वही डिस्टेंस 3 ही घंटा में कवर कर लेना है, पहले से कम समय दिया जा रहा है। मतलब इतना स्पीड से तो नहीं होने वाला है, उसको इससे ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 75 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर देखिए 75 से ज़्यादा आया भी है। तो ऐसे आप क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि स्पीड होना चाहिए x किलोमीटर पर आवर, अगर उसको वही डिस्टेंस 3 ही घंटे में कवर करना है। तो अब हमें दोनों पैरामीटर लिखना पड़ेगा, स्पीड और टाइम, जो कि हमें दिया गया है। अगर स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है तो उसको समय कितना लग रहा है, 4.8। ये हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है, 4.8 आवर है। अगर 3 आवर में ही वो डिस्टेंस कवर करना है तो कितना समय लगेगा, वो हमें कितना स्पीड से चलना पड़ेगा वो हमें पता लगाना है। ये स्पीड हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर x लिख दिए। अब इस x का वैल्यू तो हमें तब पता चलेगा ना, जब हम लोग कन्फर्म होंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। उसको पता करने के लिए इन दोनों के पास चलते हैं। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड को घटा देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, एक को घटाने से दूसरा बढ़ जा रहा है और इसको बढ़ाने से दूसरा घट जा रहा है। इन्वर्स वेरिएशन का केस है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 3 इक्वल टू 75 इंटू 4.8। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, और x का वैल्यू पता करने के लिए 3 को उस पार भेज देंगे तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120। उसके बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर टू कवर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अगर 3 ही घंटे में डिस्टेंस कवर करना है तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस वर्कशीट का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है और बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग भी है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया गया है कि एक गैरिसन है, गैरिसन हम लोग सैनिकों के ग्रुप को कहते हैं। एक गैरिसन है जिसमें कि 120 लोग हैं और इनके पास प्रोविज़न है 30 दिनों का। प्रोविज़न मतलब खाने पीने रहने का व्यवस्था। एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 दिनों के बाद 5 मोर मेन ज्वाइंट देम, 5 लोग उनको और ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन देयर रिमेनिंग प्रोविज़न। अब बचे हुए सामान के साथ वो कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएंगे, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि वो सस्टेन कर पाएंगे x डेज के लिए, x दिनों तक वो सरवाइव कर पाएंगे बचे हुए प्रोविजन के साथ। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। हमें 2 पैरामीटर दिया गया है, एक है नंबर ऑफ मैन और एक है डेज, जितने दिन तक वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो भी डेटा लिखेंगे 5 दिन बाद का लिखेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद ही नए सैनिक आए हैं। अब देखिए 5 दिन के बाद अगर सैनिक नहीं आते, कोई भी नया सैनिक नहीं आता, तो 120 लोग ही होते और 120 लोग आराम से 25 दिन के लिए सरवाइव कर पाते, क्योंकि 25 दिन के लिए उनके पास सब कुछ था। स्टार्टिंग में 30 दिन के लिए था, 120 मैन के लिए 30 दिन के लिए था स्टार्टिंग में, लेकिन 5 दिनों के बाद जो कुछ हुआ, ठीक है। 5 दिन के बाद जो हुआ, तो 5 दिन के बाद ही हमें कंसिडर करना है। 5 दिन के बाद अगर कोई नहीं आता तो 120 लोग ही होते और वो 25 दिन के लिए सरवाइव कर पाते। लेकिन 5 दिन के बाद 5 लोग और आ जाते हैं तो 125 लोग हो जाते हैं, और ये कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे वही हमें फाइंड आउट करके बताना है। इसीलिए यहाँ पर x लिखे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पर 25 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 5 दिन के बाद ही हमें कंडीशन मिला है, 5 दिन के बाद ही जो भी चेंज हुआ है वो हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप 30 लिख देते तो आपका आंसर नहीं आ पाता, इसीलिए ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर आपको 25 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख दिए हैं दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, ये भी इन्वर्स वेरिएशन का ही केस है। कैसे, ध्यान से समझ लीजिए। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उनके पास जितना सामान है वो कम दिन के लिए चलेगा, अगर लोग कम होंगे तो उनके पास जो भी सामान है वो ज़्यादा दिन के लिए चलेगा। मतलब इसके बढ़ने से ये कम पड़ जा रहा है और इसके घटने से ये बहुत हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन का केस है। अब x का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग उनके प्रोडक्ट को इक्वल कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 125 इक्वल टू 25 इंटू 120।
x इंटू 125 इक्वल टू 25 इंटू 120। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 125 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड 125 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 आपको मिलेगा, मतलब 24 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लोग लिख सकते हैं हेंस दे विल सस्टेन फॉर 24 डेज। 5 लोग और आ जाने के बाद वो 24 डेज तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। पहले 25 दिन चल पाता, लेकिन अब 24 डेज तक ही चल पाएगा उनके पास जो भी सामान है। फाइनली हम और आप मिलकर इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट कर लिए। इसका PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक मैथ्स का जितना भी वर्कशीट हम कंप्लीट करवा चुके हैं उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।